तीसरा अध्याय है द्वादश का रासायनिक बलगतिकी। इससे पहले हम 2 अध्याय देख चुके हैं, पहला विलयन और दूसरा वैद्युत रसायन, और आशा करते हैं कि आप सब बेहतर से उसको समझ पाए होंगे। यदि कुछ नहीं समझ पाए होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें त्रुटि रह गई है या ये चीजें और बेहतर से आप समझ सकते हो, समझने की आवश्यकता है, तो उस पर अलग से हम वीडियो जारी करेंगे। रासायनिक बलगतिकी में सबसे पहले समझो कि रासायन विज्ञान के अंतर्गत हम रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करते हैं। तो रासायन विज्ञान की मुख्य 3 शाखाएं, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिकी रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री इंग्लिश में कहते हो। तो रासायनिक बलगतिकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो आप जब भी रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करते हो, आप बताते हो कि भौतिक रसायन या भौतिकी रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं तथा उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों, विभिन्न कारक क्या हो सकता है, ताप का क्या प्रभाव है उस पर, दाब का क्या प्रभाव है उस पर, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव है, माध्यम का क्या प्रभाव है, इन सभी कारकों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। यानी अभिक्रिया की बात करोगे, अभिक्रिया की वेग की बात करोगे, और वेग को निर्धारित करने वाले या वेग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की आप जिस शाखा के अंतर्गत बात करोगे उस शाखा को आप क्या कहते हो? रासायनिक बलगतिकी कहते हो। पहली बात, अभिक्रिया की वेग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अभिक्रिया देखते हैं। तो अभिक्रिया में मान लो सामान्यतः एक हमने अभिक्रिया लिया कि R से क्या बना? P बना। जो R है वाला की ये रिएक्टेंट कहलाता है। R इसीलिए लेते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हो? रिएक्टेंट। P फॉर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हिंदी में कहते हो अभिकारक, अभिकारक, और प्रोडक्ट को कहते हो उत्पाद या क्रियाफल, उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। जब भी आप अभिक्रिया देखोगे रासायनिक बलगतिकी में मैक्सिमम जगह R से P दिखेगा। तो यदि आप R और P का अभी तक मतलब नहीं समझते थे तो आप समझ लीजिए कि R रिएक्टेंट से आया है और P प्रोडक्ट से आया है, जिसका हिंदी में मतलब अभिकारक और उत्पाद है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारक की सांद्रता घट रही होती है तो उत्पाद की सांद्रता उस समय क्या हो रही होती है? बढ़ रही होती है। किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें अभिकारक की सांद्रता जैसे जैसे घटती है उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। और किसके साथ ये परिवर्तित होते हैं? समय में परिवर्तन के साथ ये क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। जैसे यदि समय t बराबर हम 0 लें तो उत्पाद भी कितना बनेगा? 0 ही बनेगा, जबकि अभिकारक तो पूरा रहेगा ना, t समय पे R रहेगा। यदि समय हम t बराबर t ले लें, t समय कुछ भी हो सकता है, तो अब समय जब बढ़ रहा है तो उत्पाद कुछ तो बन रहा होगा। आप हमने मान लिया कि क्या बन रहा है, क्या ये बचा? RT बचा। तो आप बताओ अभिकारक पहले क्या था? R था, और अब क्या बचा? RT बचा। तो उत्पाद जितना था और जितना बचा, तो जितना था उसमें से जितना बचा है माइनस कर देंगे, वही ना बनेगा। तो R माइनस क्या कर दोगे? RT कर दोगे। ये क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। यानी कि समय में परिवर्तन होगा तो अभिकारक के सांद्रण में व उत्पाद के सांद्रण में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो यहीं से हम एक बात सीखते हैं कि अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे किसके आधार पर? समय के आधार पर, कि समय के साथ अभिक्रिया कैसे परिवर्तित होती है। कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं? 3 प्रकार की अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया कहते हो मंद अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कैसी है? सॉरी, मंद है।
मंद का मतलब इस अभिक्रिया को होने में बहुत अधिक समय लगता है, कुछ घंटों से कुछ दिनों का भी समय लग सकता है। तो अभिक्रिया क्या कहोगे कि वो क्या है? मंद अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जिसको होने में बहुत अधिक समय लगे तो उसको आप क्या कहते हो? मंद अभिक्रिया कहते हो। दूसरी अभिक्रिया है अति मंद अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या है? अति मंद अभिक्रिया। ये अभिक्रिया मंद से भी स्लो है। इस अभिक्रिया को होने में कुछ दिनों से कुछ सालों तक का भी समय लग सकता है। कुछ दिनों से कुछ सालों तक का भी समय लग सकता है यदि किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति नहीं हो। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, वायुमंडल में हाइड्रोजन भी है, लेकिन दोनों आपस में अभिक्रिया करके जल बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। सालों साल ये वैसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति करो, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयुक्त होकर जल का निर्माण कर लेते हैं। तो ये अति मंद अभिक्रिया कहोगे जब कुछ दिनों से कुछ सालों का समय लग जाए, कुछ घंटों का समय लग जाए, ठीक है, आप अति मंद कहोगे। तीसरा है तात्क्षणिक अभिक्रिया। तात्क्षणिक अभिक्रिया का मतलब पलक झपकते ही अभिक्रिया हो जाए। ऐसी अभिक्रिया जो पलक झपकते ही संपन्न हो जाए। पलक झपकते संपन्न होने का मतलब समझते हो? जैसे आप किचन में हैं और मिष्ठान रखा हुआ है और पता चल गया कि मिष्ठान एक ही है और किचन के दरवाजे पे भाई पहुंच गया है, आप पलक झपकते अभिक्रिया कर लेते हो तुरंत। वो बेचारा क्या करे, पहुंच तो गया था किचन तक लेकिन उसको मिला नहीं। तो इतना फास्ट अभिक्रिया होता है कि पलक झपका नहीं की अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो उस अभिक्रिया को आप क्या कहते हो? तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हो। ये कितने प्रकार की अभिक्रिया है? पहली मंद, दूसरी अति मंद और तीसरी तात्क्षणिक। मंद अभिक्रिया जिसमें सामान्य तौर पे घंटों का समय लगे, मिनटों का भी समय लग सकता है, ठीक है। अति मंद घंटों से दिनों सालों का भी समय लग सकता है। और तात्क्षणिक पलक झपकते ही अभिक्रिया क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। तो ये हमने 3 प्रकार की अभिक्रियाओं को देखा। किसके आधार पर? समय के आधार पर देखा कि कितना समय लग रहा है किस अभिक्रिया में, ठीक है। तो 3 अभिक्रिया हमको याद रहेगा ना, आप बता दोगे। और अति मंद का हमने उदाहरण लिया किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। वायुमंडल में दोनों उपस्थित है और दोनों उपस्थित है, सालों तक कोई अभिक्रिया नहीं, तो ये अति मंद होता है। और जैसे उत्प्रेरक देते हो आपस में अभिक्रिया करना क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। तो ये थी 3 प्रकार की अभिक्रियाएं। अब हम देखेंगे अभिक्रिया का वेग। क्या देखेंगे? अभिक्रिया का वेग। देखो, अभिक्रिया के वेग के बारे में जब आप बात करोगे, बहुत ही सामान्य भाषा में आप ये समझोगे कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद 2 घटक हैं। अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद बनता है, ये हमें स्पष्ट है। तो अभिकारक की मात्रा में कमी होगी तभी तो उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होगी। आटा से रोटी पका रहे हो तो आटा जैसे जैसे कम होगा रोटी की मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी अभिकारक घट रहा है तो उत्पाद क्या हो रहा है? इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं है। तो आप सेम चीजें याद रखोगे कि अभिकारक की मात्रा में क्या हो? कमी हो। सांद्रण में क्या हो? कमी हो। किसके सापेक्ष कमी हो? समय के सापेक्ष कमी हो। तो आप क्या कहते हो? अभिक्रिया का वेग कहते हो। क्या कहते हो? अभिक्रिया का वेग। और कमी हो रहा है ना बालक, तो कमी को आप किससे दर्शाते हो? ऋण से दर्शाते हो। ये ऋण का जो चिन्ह है ये किसको दर्शा रहा है? कमी को दर्शा रहा है कि अभिकारक की मात्रा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। जब आप वृद्धि की बात करते हो
तो वृद्धि को किससे दर्शाते हो? किसमें वृद्धि होगा? तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो भी आप अभिक्रिया का वेग कह देते हो। आप देखोगे dr अपान dt कई जगह लिखा रहता है या dp अपान dt लिखा होता है। तो ये d है ना बालक, ये किसको दर्शाता है? हाँ, अगर हम अल्पतम की बात करें, सूक्ष्मतम की बात करें, थोड़ी मात्रा में परिवर्तन की बात करें, सूक्ष्म परिवर्तन की बात करें, तो dr अपान dt या dp अपान dt। अब डेल्टा लगाते हो ना, डेल्टा r अपान डेल्टा t, ये अत्यधिक समय अंतराल की हम बात करते हैं तो आप डेल्टा लगाते हो, और ये सूक्ष्म समय की बात करते हैं तो dr अपान dt लगाते हो। दोनों किसको बता रहा है? अभिक्रिया के वेग को ही बता रहा है। और ये जो माइनस लगा है वाला, क्या है? ये जो प्लस लगा है, ये किसको बता रहे हैं? ये माइनस अभिकारक की मात्रा में कमी हो रही है, सांद्रण में कमी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समयावधि के अनुसार। किसमें कमी हो रही है? अभिकारक पदार्थ की सांद्रण में कमी हो रही है, और समय जैसे जैसे बढ़ेगा उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसको किससे दर्शाते हैं? प्लस साइन से दर्शाते हैं। तो इसमें बस इतना ही समझिए, बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं चलते हैं। आगे बढ़ते हो, और आगे हम बढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे? अभिक्रिया की कोटि, या इसे आप अणु संख्य गुणधर्म भी कहते हो, या अणु संख्यता भी कहते हो। अणु संख्य गुणधर्म हमने विलयन में भी पढ़ा था, यानी वह गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, वह गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे उसी को अणु संख्य गुणधर्म कहते थे। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही कहते हो ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणु संख्य गुणधर्म आप कहते हो। तो आप अणु संख्य गुणधर्म को बेहतर से समझे थे, और यहाँ हमको अभिक्रिया की आणविकता उतने ही सरल भाषा में समझनी है। एक अभिक्रिया के संपन्न होने में, एक संपूर्ण अभिक्रिया के संपन्न होने में अभिकारक का अहम भूमिका होता है। अभिकारक नहीं होंगे तो अभिक्रिया होगी क्या? नहीं होगी। अभिकारक से क्या बनने हैं? उत्पाद बनने हैं। तो जो भी अभिकारक आप लोगे बालक, उस अभिकारक की कुछ ना कुछ तो संख्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो जितनी अभिकारक के अणुओं की संख्या होगी वही क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे आपने कोई अभिक्रिया ली, ए से क्या बन रहा है? B प्लस सी, या आपने लिया A प्लस बी से बन रहा है C प्लस डी, या आपने लिया A प्लस B प्लस C, इसे बन रहा है D प्लस E, आपने लिया A प्लस 2B और इसे बन रहा है C प्लस D। अब देखो हमको सीखना क्या है? अभिक्रिया की आणविकता। क्या सीखना है? अभिक्रिया की आणविकता। तो सामान्य शब्दों में आप समझो, सामान्य भाषा में समझो, अभिकारक के अणुओं की जो संख्या होगी बालक, वही अभिक्रिया की क्या हो जाएगी? आणविकता हो जाएगी। आप बताओ, एक पहले कुछ नहीं है तो क्या है? एक है, तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? अब ए के पहले कुछ नहीं है तो बी के पहले कुछ नहीं है तो 1 और 1 2, तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 1 2 और 1। अभिक्रिया की आणविकता कितनी? 1 और 2 3। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी?
यानी अभिकारक के अणुओं की संख्या पर ही कौन निर्भर करता है? अभिक्रिया की आणविकता निर्भर करती है। अभिकारक के अणु जितने होंगे उतनी ही क्या हो जाएगी आपकी अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी। इसमें कुछ समझना है क्या बालक? इसमें कोई समस्या आएगी क्या? आणविकता सामान्य शब्दों में बता दोगे ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता आप कहते हो। तो अभिक्रिया की आणविकता एकदम स्पष्ट है, कहीं कोई समस्या आएगी क्या? अब सबसे जो जटिल लगता है आपको, है तो बहुत ही आसान, आपको जटिल लगता है, आज वो भी आसान हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो अब हम समझेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। और अभिक्रिया की कोटि में वैसे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय और तृतीय है, लेकिन आपके द्वादश यानी कि 12वीं के सिलेबस में केवल शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ही हमको देखना है। तो हम मुख्यतः शून्य कोटि और प्रथम कोटि को ही अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हो आप, अभिक्रिया की कोटि कहते हो। अभिक्रिया का वेग तो हम समझते हैं ना, अभिकारी पदार्थों की सांद्रण में कमी और अपान प्रयुक्त समय, या उत्पाद पदार्थ के सांद्रण में वृद्धि अपान प्रयुक्त समय, यही अभिक्रिया का वेग होता था। अब अभिक्रिया का जो वेग है वो सांद्रता पे निर्भर करता है ना बालक, और ये जो भी सांद्रता होगा, जो भी अभिकारक का सांद्रता होगा, उसके घात के योग को ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, R से क्या बन रहा है? P बन रहा है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, सामान्य रासायनिक अभिक्रिया हम ले रहे हैं। तो आपको पता है ना कि dR अपॉन dt, ये हमको पता है। और आप बताओ dR अपॉन dt है, आपको पता है कि अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है ना, समय में परिवर्तन के साथ, और ये परिवर्तन कैसा हो रहा है? कमी हो रहा है ना। और आप बताओ ये सांद्रता में जो कमी है, या जो अभिकारक की सांद्रता है R है, इस सांद्रता का जितना भी घात होगा वही अभिक्रिया की क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। या मान लो यहाँ होता A प्लस B इज इक्वल टू P, तो आप A अभिकारक है और B अभिकारक है, दोनों का सांद्रण ले लिए। अब इन दोनों के सांद्रण का जो घात होगा, दोनों के सांद्रण का जो घात होगा, उसके योग को ही हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। मान लो इसके सांद्रण के घात को हमने क्या कह दिया? n, और इसके सांद्रण के घात को क्या कह दिया? m कह दिया। तो आप सीधे सीधे बताओगे n प्लस m बराबर व्हाट, या n प्लस m बराबर यदि 0 आता है तो अभिक्रिया की कोटि शून्य कोटि हो जाएगी। n प्लस m बराबर 1 आता है तो अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाएगी। 2 आता है 2 हो जाएगी, 3 आता है 3 हो जाएगी, डॉट 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 सो ऑन। अभिक्रिया की कोटि जब भी आपसे पूछा जाए तो आप सीधे सीधे बताओगे कि अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के घात पर ये निर्भर करती है। यानी अभिकारक पदार्थ के सांद्रता में यदि परिवर्तन हो रहा है तो अभिक्रिया की कोटि में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा।
अगर इसके घात का योग यदि 0 आ जाए तो किस कोटि की अभिक्रिया? शून्य कोटि की अभिक्रिया। 1 आ जाए तो प्रथम कोटि, 2 आ जाए तो, 3 आ जाए तो, डॉट 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 सो ऑन। बहुत सारे अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। तो सीधे सीधे अभिक्रिया की कोटि में आपको सामान्यतः यही याद रखना है कि अभिक्रिया की कोटि सांद्रता के घात पर निर्भर करता है, और सांद्रता का घात का जो योग होगा वह अभिक्रिया की कोटि को क्या करता है? निर्धारित करता है। जो भी सांद्रता का घात होगा वह अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करता है। अगर वो घात 0 है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, अगर वो घात 1 है तो प्रथम, 2 है तो द्वितीय, और 3 है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कही जाती है। अब हम बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया की। आप बात करोगे शून्य कोटि की अभिक्रिया की। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? शून्य कोटि की बात कर रहे हो ना बालक? जो अभिकारक पदार्थ का सांद्रण है, उस सांद्रण का घात कितना होगा? घात का योग कितना होगा? 0। तभी अभिक्रिया क्या होगी? शून्य कोटि की होगी। अब आप बताओ, किसी भी पदार्थ का यदि घात 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? किसी भी वैल्यू का यदि घात 0 है तो वो 0 होगा? नहीं होगा। गणित वालों क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यानी हम कांस्टेंट कह सकते हैं, स्थिर है ना, परिवर्तित नहीं हो रहा है ना। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया। तो यदि किसी अभिकारक पदार्थ का जो सांद्रण है उसका घात 0 आ रहा है, यदि किसी अभिकारक पदार्थ के सांद्रण का घात कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी उस अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो आप सीधे सीधे कहोगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ का सांद्रण परिवर्तित न हो क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ का सांद्रण में परिवर्तन का जो घात हो वो कितना हो? 0 हो, क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात आप ये बात स्पष्ट रूप से याद रखिए कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है अभिकारक पदार्थ के सांद्रण में परिवर्तन पर निर्भर। आपसे कभी भी पूछा जाए क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर करती है? नहीं करती है, क्योंकि घात कितना हो गया? 0। और आपने ही बताया कि यदि 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1, यानी कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो परिवर्तित नहीं हो रही होगी। तो समय परिवर्तन के साथ ये परिवर्तित नहीं होगा, यानी परिवर्तित नहीं होगा। यानी क्या कि अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता पर वो निर्भर नहीं करेगा। तो आप सीधे शब्दों में कहोगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता पर निर्भर शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं करती है, या वेग परिवर्तन सांद्रता परिवर्तन के साथ नहीं होता है। आप फिर से याद रखिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कब आप कह रहे हो? जब ये घात कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। और 0 होगा यानी सांद्रण में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है। जैसे आप बताओ अभिक्रिया का वेग क्या होता है? dr/dt।
आपको पता है ये माइनस हमने क्यों लगाया है। और आप बताओ dr अपॉन dt यदि वेग परिवर्तन पर समय परिवर्तन पर सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप क्या कहोगे, किसके बराबर है? k के बराबर है ना, कांस्टेंट ही है ना। क्या है? कांस्टेंट ही है ना, परिवर्तित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो माइनस dr अपॉन dt किसके इक्वल है? k के इक्वल है। k क्या है? कांस्टेंट है। यानी जो अभिक्रिया का वेग है वो इसके सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। जब भी वेग में परिवर्तन होगा वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। वो अभिक्रिया कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ये बात हमने की शून्य कोटि की अभिक्रिया की। शून्य कोटि की अभिक्रिया में आपसे पूछा जाता है समाकलित वेग समीकरण, ये मुख्य है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण अथवा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इसको बेहतर से ध्यान दोगे। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता समझे ना। अभिक्रिया की कोटि किस पे निर्भर करती है? सांद्रता के घात पर। किस पे निर्भर करती है? सांद्रता के घात। जबकि अभिक्रिया की आणविकता किस पे निर्भर करती है? अभिकारक पदार्थ के अणुओं की संख्या पर। जबकि कोटि अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के घात पर क्या करती है? निर्भर करती है। आणविकता में हमने देखा यदि अणुओं की संख्या 1 है तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी? 1। अगर अणुओं की संख्या 2 है तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी? 2। अगर 3 है तो आणविकता कितनी? 3। जबकि आपको ये पता है कि अभिकारक पदार्थ का जो सांद्रण है और सांद्रण का जो घात है उसका हम योग करें और 0 आ जाए तो अभिक्रिया की कोटि कितनी? 0। अगर 1 आ जाए तो अभिक्रिया की कोटि कितनी? 1। 2 आए तो 2, 3 आए तो डॉट 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 सो ऑन। अब बात करते हैं आप शून्य कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण की। किसकी बात करेंगे? समाकलित वेग समीकरण की। अब देखो हम एक अभिक्रिया लेते हैं R से क्या बनता है? P बनता है। R से क्या बन रहा है? P बन रहा है। अब आपको पता है कि अभिक्रिया के वेग को किसे दर्शाते हो? dr अपॉन dt। और आप बताओ कि ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया अभिकारी पदार्थ के सांद्रता पर निर्भर करेगी क्या? नहीं निर्भर करेगी ना, क्योंकि हम शून्य कोटि की बात कर रहे हैं और शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमने स्पष्ट कहा है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो dr अपॉन dt है ये किसके बराबर हो जाएगा? k के बराबर हो जाएगा, जहाँ k क्या है? स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है। अब आप बताओ ये माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गया? k। आप इसको लिख सकते हो माइनस dr इज इक्वल टू k dt। इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। क्या मान लिए? पहला समीकरण। और हमको समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करनी है ना शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो अब आप दोनों तरफ क्या करा दो? समाकलन करा दो। समीकरण 1 का क्या करा दें हम? समाकलन करा दें। तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर आप बताओ ये ऋण है तो समाकलन से बाहर रहेगा ना, और ये समाकलन का चिन्ह है, ये समाकलन का चिन्ह है ना स्नेक जैसा। आप बताओ dr समाकलन के बाद लिख दे। आप बताओ k कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को हमेशा समाकलन के बाहर लिखते हैं। मैथ वालों, वैसे तो फिजिक्स में है, बायो वाले भी जानते हैं, लेकिन आप बताओ k बाहर होगा कि नहीं होगा? और ये क्या हो गया? dt हो गया। आप बताओ dr का समाकलन क्या होता है? r होता है ना, तो माइनस r का सांद्रण हो गया कि नहीं? और dt का समाकलन क्या होता है?
टी, तो के टी हो गया ना। और मैथ वालों आप पढ़े हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एक कांस्टेंट आता है ना जिसको क्या कहते हो, सी कहते हो। क्या कहते हो, सी कहते हो। बायो वालों नहीं भी जानते होगे, मैथ वाले पढ़े होंगे, ठीक है। आप ये समझो, मैथ वाले सोच रहे हम लोग कब पढ़ लिए सर, मत समझो, पढ़े हैं मैथ में। हाँ, जो भी प्लॉट खींचते हो, ड्रा करते हो, ये वहीं से ड्रा करते हैं। जितने भी प्लॉट वगैरह आप ड्रा करते हो मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में ड्रा करते हो, ठीक है। इस समीकरण का बड़ा अहम रोल है। आप देखो आगे की बात करते हैं। अब माइनस आर बराबर के टी प्लस सी आ गया। अब हम जो समय है, समय t बराबर 0 लेते हैं। t बराबर क्या लेते हैं, 0। आप बताओ, कोई अभिक्रिया यदि हो रही है और t बराबर 0 समय है, तो अभिक्रिया शुरू हुई होगी क्या, नहीं हुई होगी। अभिक्रिया शुरू नहीं हुई होगी। और अभिक्रिया शुरू नहीं हुई होगी तो जो बालक अभिकारक का सांद्रण होगा उसको हम R0 मान लें, R0 मान लें। यानी संपूर्ण सांद्रण अभी हमारे पास बचा हुआ है। यानी t बराबर 0 समय पर अभिकारक का सांद्रण कितना है, R0 है या R0 है। अब देखो, आप बताओ, इस वैल्यू को समीकरण 2 में पुट कर दिया जाए। t बराबर 0 समय पर, आप देखो तो r की जगह क्या रख दोगे, R0 या R0, k इंटू 0 प्लस c, तो c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस R0। ये आ गया ना। अब जो c की वैल्यू है वो समीकरण किस में रख दें, 2 में रख दें। मार्कर लाओ जी, एक c की वैल्यू किस में रख दें, 2 में रख दें। हाँ बालक, देखते हैं। तो c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस R0 आ गई। अब माइनस R0 आ गए तो इस R0, इस c के मान को हम किस में रख दें, समीकरण 2 में रख दें। तो c का मान समीकरण 2 में रखने पर आप बताओ क्या होगा, समीकरण 2 में रखोगे, माइनस R का सांद्रण इज इक्वल टू KT माइनस R0। यही होगा ना। आप बताओ, इसको इधर लाओ तो KT बराबर R माइनस R0, यही होगा ना। KT को यही रखे हम, इसको इधर लाए तो प्लस होगा ना, ये R0 माइनस R होगा। क्या होगा, R0 माइनस R का सांद्रण, यही होगा। अब आप देखो, K बराबर क्या हो जाएगा, R0 माइनस R अपॉन T। तो ये जो समीकरण है, कौन सा समीकरण है, तीसरा है ना। इसी को क्या कहते हो, समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए।
ये जो समीकरण है k बराबर आर नॉट माइनस आर अपान टी, इसे आप क्या कहते हो? समाकलित वेग समीकरण कहते हो। किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। और आपको यहाँ स्पष्ट है बालक, आर नॉट क्या है? अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। अभिकारक का जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, क्योंकि आप देखो t बराबर 0 समय है ना, तो अभिक्रिया शुरू हुई होगी क्या? तो अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण क्या? आर नॉट या आर 0। ठीक है। अब आप देखो, आप आर क्या है? t समय बाद सांद्रण। क्या है? t समय बाद सांद्रण। जब समय t बराबर कितना हो? t हो, यानी अभिक्रिया जब प्रारंभ हो गई हो, कुछ समय बीत गया हो, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं, तो उसका सांद्रण क्या है? r है। और अपान क्या? t। तो इस समीकरण को ही क्या कहते हो आप? समाकलित वेग समीकरण कहते हो। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। कोई समस्या है बालक? ये क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, समाकलित वेग समीकरण है। तो ये पूछा जाता है। फिर से समझो, हमने ये देखा कि dr अपॉन dt जो अभिक्रिया का वेग है, वो सांद्रण के परिवर्तन पे परिवर्तित नहीं होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया में। तो इक्वल टू हमने कांस्टेंट रख दिया। अब आप बताओ, माइनस dr इक्वल टू k dt हम रख सकते हैं ना? आप बताओ, समीकरण 1 का क्या कर दें? समाकलन कर दें। तो माइनस को समाकलन के बाहर रखते हो, तो dr इज इक्वल टू k कांस्टेंट है तो बाहर रखोगे, समाकलन dt। आप बताओ, dr का समाकलन r होगा कि नहीं होगा? इज इक्वल टू k, और dt का समाकलन t होगा। और आपको पता है कि y प्लस mx प्लस c एक कांस्टेंट लेते हैं ना, तो हमने c को क्या ले लिया? कांस्टेंट की तरह ले लिया, स्थिरांक ले लिया। और हमने देखा कि समय t पर, समय t बराबर 0 पर जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो अभिकारक का सांद्रण पूरा होगा ना। जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई, तो अभिकारक तो पूरा बचेगा ना बालक। तो उस अभिकारक को हमने क्या माना? आर नॉट माना। तो हमने t बराबर 0 समय पर देखा, t बराबर 0 समय पर देखा, तो r को कितना मान लिए? माइनस आर नॉट मान लिए। तो माइनस आर नॉट इक्वल टू k, t की वैल्यू 0 प्लस c, तो c बराबर क्या आ गया? माइनस आर नॉट आ गया। आप इस c की वैल्यू को समीकरण 2 में रखे और आपको एक k की वैल्यू निकली, और इस k बराबर क्या कहते हो? आर नॉट माइनस आर अपॉन टी कहते हो। इसी को समाकलित वेग समीकरण कहते हो। किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर ये अभिक्रिया बालक कुछ इस प्रकार से देखने को मिले, आर नॉट माइनस आर टी अपॉन टी, तो भी आप भ्रमित नहीं होंगे। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ही समाकलित वेग समीकरण है, क्योंकि जब हम t बराबर 0 समय पर r नॉट या r0 से दर्शा रहे हैं, तो t बराबर t समय पर हम अभिकारक के सांद्रण को r t से दर्शाते हैं। तो ये दोनों दिखे तो दोनों ही क्या है? समाकलित वेग समीकरण है। किसके लिए? शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए। आप बताओ, कोई समस्या होगी क्या? नहीं होगी ना? आसानी से कर पाओगे ना? अब हम देखेंगे अर्ध आयु काल। बहुत प्रश्न बनते हैं अर्ध आयु काल से, और आंकिक प्रश्न इससे आते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल से प्रश्न बनते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब देखो, हम फिर एक अभिक्रिया लेंगे। R से क्या बन रहा है? P बन रहा है। हमने एक समाकलित वेग समीकरण निकाला,
और आपने कहा कि K इज इक्वल टू R नॉट माइनस R अपॉन T। हमको देखना है अर्ध आयु काल। क्या देखना है? अर्ध आयु काल। इस समीकरण को यहां से जरा सा हटा के इधर लिखते हैं। K बराबर क्या है बालक बोलो? R नॉट माइनस R अपॉन T। अब आप बताओ T बराबर 0 समय पर जो अभिकारक है इसकी सांद्रण कितनी? R नॉट या R0? आप बताओ, जब समय प्रारंभ ही नहीं हुआ है तो अभिकारक के सांद्रण में कोई परिवर्तन होगा क्या? वो कितना? R0 या R नॉट। आप बताओ अभिकारक उस समय कितना बना होगा? 0। अर्ध आयु काल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बालक? अर्ध यानी आधा समय बीत गया। कितना बीता? आधा समय बीता। तो आप बताओ T बराबर T हाफ कर दें। हाफ यानी 1/2। तो आधा समय बीता। तो आधा समय बीता बालक, तो जो अभिकारक का सांद्रण हुआ वो भी कितना रहेगा? आधा ही बचेगा ना। कितना बचेगा? आधा। तो आप बताओ ये कितना बचा होगा? R नॉट अपान 2। और ये R नॉट अपान 2 बचा तो उत्पाद भी कितना बना होगा? R नॉट अपान 2। अरे आधा और आधा एक हो जाएगा ना। यही होगा ना। आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो R नॉट माइनस R नॉट अपान 2 ये भी लिख सकते हो भाई। अगर T बराबर 0 समय पर अभिकारक का सांद्रण R नॉट, उत्पाद का सांद्रता 0, तो T आधे समय बाद अभिकारक का जो सांद्रण है वो आधा रह जाएगा। और जो उत्पाद है पहले जितना था और जितना बचा उसको घटा दोगे तो नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। अब अर्धायु काल की बात करते हैं। अब चलते हैं फिर अपने समीकरण पे, समाकलित वेग समीकरण पे। K बराबर क्या है बालक? R नॉट माइनस R। K बराबर R नॉट माइनस R अपॉन T। आप बताओ, हम लिख सकते हैं इसको T बराबर R नॉट माइनस R अपॉन K। कोई समस्या इसमें नहीं है। अब आप बताओ T बराबर कितना ले लें? T बराबर T हाफ समय पर जो अभिकारक की सांद्रता है R वो कितनी रह जा रही है? R नॉट अपान 2। आधे समय बाद इतनी रह जा रही है ना। आप बताओ इस T बराबर आधे समय पर यदि अभिकारक की सांद्रता आधी रह जा रही है, इस मान को इस समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 में T बराबर T हाफ व R की सांद्रता बराबर R नॉट अपान 2 रखने पर आप देखो T के जगह पर T 1/2 रख दें जी। और R नॉट क्या है? अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। और ये R क्या था? T समय बाद सांद्रण। तो T कितना है? आधा। अर्धायु काल। तो आधे समय बाद सांद्रण कितना है? R नॉट अपान 2। तो क्या रख दें? R नॉट अपान 2। ये R नॉट नीचे नहीं चला जाएगा और नीचे क्या है? K है ना, तो 2K नहीं हो जाएगा। तो T 1/2 बराबर R नॉट माइनस R नॉट अपान क्या? 2K। R नॉट माइनस R अपान 2K है ना। R नॉट माइनस R अपान 2K। ये क्या आ गया?
अर्ध आयु काल आ गया। क्या आ गया? अर्ध आयु काल आ गया। किसकी? शून्य कोटि की अभिक्रिया की। अब आप बताओ शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु काल कितना आया? T½ बराबर R0 माइनस R/2K आया। अब इसमें बताओ ये हमको याद करना पड़ेगा क्या? अगर हमको पता है कि T समय बाद सांद्रता कितनी, 0 समय बाद सांद्रता कितनी R0 और उत्पाद की सांद्रता कितनी 0, तो हमको ये नहीं पता होगा कि T½ समय बाद सांद्रता कितनी R0/2 और R0 माइनस R0/2 उत्पाद की सांद्रता बचेगी। और हमने इस समीकरण को समाकलित वेग समीकरण में T½ को पुट किया और R की सांद्रता को पुट किया तो क्या निकल आया? अर्ध आयु काल निकल आया। तो ये अर्ध आयु काल किस कोटि की अभिक्रिया के लिए है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है? समाप्त होता है। अब बचा क्या? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अंतिम टॉपिक है, इसके बाद एक सक्रिय ऊर्जा है, उसको भी देख लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया में आपने देखा कि ये अभिकारक पदार्थ के सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है। सांद्रण में जो परिवर्तन होगा उस पर निर्भर नहीं करता है, जबकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में ऐसा नहीं है। वो सांद्रण परिवर्तन पे निर्भर करता है और सांद्रण का घात कितना हो? 1 हो। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जैसे फिर से वही अभिक्रिया लो, R से क्या बन रहा हो? P बन रहा हो। हमको पता है dR/dt। और आप बताइए ये सांद्रता पे निर्भर कर रहा है ना? सांद्रता के कितने घात पर? 1 घात पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और आपको पता है ना कि समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो किसका क्या आएगा? तो क्या आता है? KR आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हो -dR/R=KdT। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ, लिख सकते हो ना? यानी कि जब भी आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करोगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया सांद्रता परिवर्तन पर परिवर्तित होती है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो सांद्रता का अभिकारक के सांद्रण का घात होगा वो कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तब आप क्या कहोगे? कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 2 चीजें हमने जाना। पहला जाना कि ये सांद्रण परिवर्तन में परिवर्तित होगी, और दूसरी बात हमने जानी कि ये जो अभिकारक का सांद्रण है उसके कितने घात के बराबर होगा? 1 घात के बराबर होगा। इसीलिए इसको प्रथम कह रहे हैं। इसकी घात कितनी है? 1 है। इसीलिए इस कोटि की अभिक्रिया को क्या कह रहे हो? प्रथम कह रहे हो। 0 थी तो हमने क्या कहा था? शून्य कहा था। 2 होती तो क्या कहते? द्वितीय कहते। फिर से वही बात दोहराते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मुख्य है वो समाकलित वेग समीकरण है। तो हम देखेंगे कि समाकलित वेग समीकरण इसका क्या है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या देखेंगे? समाकलित वेग समीकरण देखेंगे। आप बताओ, ये अभिकारक है ना? R क्या है?
अभिकारक है और P क्या है, उत्पाद है। R से P बन रहा है, अभिकारक से उत्पाद बनता है ना, दूध से दही बनता है कि दही से दूध बनता है? हाँ, अब लग रहा है ऊर्जा है। तो दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा ना, तो अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो आप बताओ, हमने बोला कि अभिक्रिया का वेग dr/dt इज इक्वल टू KR। अभी हमने बताया कि प्रोपोर्शनल टू R, तो एक कांस्टेंट आता है K, तो KR कहते हो। अब आप बताओ, इसको आप लिख सकते हो माइनस dr/r का सांद्रण इज इक्वल टू KdT। इसको हमने पहला समीकरण मान लिया। और समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या कराना पड़ेगा, समाकलन कराना पड़ेगा ना। तो समीकरण 1 का क्या कराते हैं, समीकरण 1 का समाकलन करने पर आपको पता है कि जब ये स्नेक का चिन्ह लगाते हो समाकलन का, आप बताओ माइनस बाहर हो गया ना, तो dr/r, और इधर क्या बाहर हो जाएगा, k बाहर हो जाएगा ना। आप बताओ किसका समाकलन करोगे, dt का करोगे। तो dr का समाकलन क्या होता है, dr का r होता है, लेकिन dr/r है ना, तो क्या होगा समाकलन, ln क्या होता है, log n होता है ना, ln r का सांद्रण माइनस इज इक्वल टू है ना, k बाहर है और dt का सांद्रण t, और आपको पता है कांस्टेंट आएगा ना, क्या आएगा, c आएगा। ln क्या होता है, कई बार हमने बताया है, कई बार बताया ना, log n, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 2.303 log में 10। तो आप dr/r का सांद्रण करते हो तो ln r आता है, और आपको पता है ये k क्या है, कांस्टेंट है, और dt का सांद्रण करोगे तो क्या आएगा, e आएगा। और हमने बताया ना, ये किसके रूप में हम लिखते हैं, y + mx + c। तो ये c क्या हो गया है, कांस्टेंट हमने ले लिया, इसको हम क्या मान लें, समीकरण 2 मान लें। अब आप बताओ, t = 0 समय पर जो अभिकारक का सांद्रता होगा वो कितना होगा, t = 0 समय पर जो अभिकारक का सांद्रता होगा r बराबर कितना मान लें, r0 मान लें कि r मान लें, r0 मान लें। तो अब देखो, इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं समीकरण 2 में, t = 0 समय पर। आप देखिए यहां माइनस ln log n पढ़ते हो, r की सांद्रता इज इक्वल टू k × 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू माइनस ln r की सांद्रता माइनस ln। अच्छा, हमने क्या माना है r को, r0 माना है ना, यहाँ r0 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ln r0 हो गई। अब आप इस c की वैल्यू को किस समीकरण में रखोगे, समीकरण 2 में। किस में रखोगे, समीकरण 2 में c का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम c का वैल्यू रखेंगे। तो आप बताओ, माइनस ln r इज इक्वल टू kt प्लस माइनस ln r0। आप बताओ, माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता है ना,
तो माइनस ln r इज इक्वल टू KT माइनस ln r नॉट। आप बताओ KT इज इक्वल टू, आप इसको इधर करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो ln r नॉट माइनस ln r। अब k बराबर क्या हो जाएगा, ln r नॉट माइनस ln r अपॉन में t। ये क्या है, समाकलित वेग समीकरण है। ये क्या है, समाकलित वेग समीकरण है। किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, समाकलित वेग समीकरण है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी हम समाकलित वेग समीकरण निकाल लिए ना। हमने इस अध्याय में क्या क्या समझा, पहले तो समझा कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, उसके पश्चात समझा कि वेग जो है वो क्या है, उसके पश्चात समझा अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, आणविकता क्या होती है, और अभिक्रिया की कोटि में भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण समझा। अर्ध आयु काल देखा हमने, क्या देखा, अर्ध आयु काल देखा। किसका अर्ध आयु काल हमने देखा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल देखा है। आप याद रखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल में मात्र 1 माइनर डिफरेंस बता रहे हैं, और इस बात को गांठ बांध के याद रखना। शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है वो अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन पे निर्भर करती है क्या, नहीं करती है। जबकि शून्य कोटि का अर्धायु काल अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बता रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर, जबकि शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर करता है, जबकि प्रथम कोटि का अर्ध आयु काल अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है। आप लिखे हो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, ये लिखे हो ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वो अर्धायु काल होता है जो अभिकारक के सांद्रण पर कहीं भी फॉर्मूला में आर नॉट आर जैसा आ रहा है क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु काल में नहीं आ रहा है। टी हाफ बराबर क्या होता है, 0.693 अपॉन के होता है। तो आप याद रखोगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल सांद्रण परिवर्तन पे निर्भर। इसके साथ ही अध्याय क्या होता है, समाप्त होता है। बाकी चीजें अब बाकी अगले अध्याय को अगले लेक्चर में हम देखेंगे।